Even now, the monasteries or vihars in different parts of the world display the seal of ancient Nalanda University at their entrance or at the top. In view of the glorious legacy and heritage of ancient Sri Nalanda Mahavihar, His Excellency Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, took the initial steps for revival of the ancient seat of Buddhist learning at Nalanda and subsequently laid the foundation stone of Nav Nalanda Mahavihar himself on the 20th of November 1951. Venerable Bhikkhu Jagdish Kashyap became its founder director. The vision of Dr. Rajendra Prasad was to develop a center of higher learning in Pali and Buddha studies along the lines of ancient Nalanda University. This institution started working as a small institute under the government of Bihar from just one building, which presently houses the university library. In due course of time, rock restoning of the institution was carried out after an inscribed seal of the ancient Sri Nalanda Mahavihar with the Dharamchakra, flanked by 2 deers, which was found during the excavations of the ruins of ancient Nalanda University. The adjective Nav or new to the name of the ancient Nalanda Mahavihar was added by its founders, which not only signifies the resurrection of ancient Nalanda University but also signifies the revival and reorientation of the academic tradition of ancient Nalanda Mahavihar on modern scientific lines. The Nav Nalanda Mahavihar signifies the dawn of a new era over the historical land of Nalanda. A whole new fascinating world is waiting to be discovered here. Situated on the southern bank of historical Indrapushkarni Lake, the Nav Nalanda Mahavihar is a unique institution situated at an equally unique place, a place which has always been synonymous with knowledge right from the ancient times. इसका है प्रोस्पेरिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है एशियन पैराडाइम ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। हम शांति और समृद्धि पूरे एशिया में और पूरे विश्व में शांति और समृद्धि कैसे आए, हम इस पे विचार मंथन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्योंकि एशिया की, खास करके एशिया के कुछ भाग की हालत ऐसी है, आप देख रहे हैं कितनी हिंसा, कितनी घृणा और कितना जो है सो वहाँ पे आतंक व्याप्त है। एशिया को इस तरह के कॉन्फ्रेंस की बहुत ज़रूरत है और इसके लिए ICPR ने, IPC ने और APC ने इस तरह का आयोजन यहाँ पर किया। भारत और एशिया के जो भी राष्ट्र हैं सभी शांति और सामंजस्य के पक्षपाती रहे हैं। वर्तमान में स्थिति थोड़ी भिन्न हो गई है। शांति जो है वह मनुष्य का स्वभाव है और जो भी अशांति के अलग अलग रूप हैं वे स्वाभाविक नहीं हैं, वो किसी कारणों से होते हैं। तो हमें उन कारणों को पहचानना चाहिए जिससे अशांति हो रही है और विश्व में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो उन कारणों को पर विचार करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि हम बतला पाएँ कि हम जो है, हमारा अंतिम लक्ष्य जो है, हमारा ध्येय है मानव जीवन का, वो शांति है, समृद्धि है और परस्पर वैमनस्य या परस्पर संघर्ष जो है वो मानव का मूल स्वभाव नहीं है। हम ये मान के चलते हैं, ये भारतीय संस्कृति में खास करके, कि हम तो ईश्वरीय अंश हैं। आसुरी वृत्तियाँ जो हैं वो हमारा स्वभाव नहीं है। हमें आसुरी वृत्तियों का दमन करना चाहिए ताकि जो है विश्व में शांति हो और परिणाम स्वरूप समृद्धि हो, सुख की भी प्राप्ति हो। भगवान बुद्ध ने इसीलिए कहा था कि हमें जो है सारे विश्व का हित और सुख, ये 2 कामनाएं करनी चाहिए। अपने भिक्षुओं को उन्होंने ये उपदेश दिया कि सब जगह जाओ सारे विश्व में, चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय, बहुजन हित के लिए और सुख के लिए, सब उसका वेलनेस, हित हो सबका, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और सब जो है वो शांति को प्राप्त करें।
आप क्या मैसेज देंगे ये बताएं। यही मैसेज है कि हम जो है चाहेंगे कि विश्व के लोग जो हैं वो अपने सद्गुणों का विकास करें, आसुरी वृत्तियों का दमन करें और विश्व में शांति और समृद्धि हो। ये हमारा मुख्य संदेश रहेगा और इसी को हम यहाँ पर विचार करेंगे और इसी का प्रचार प्रसार करेंगे। ये एक चीज़ है, ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी इसको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तो हम प्रयास कर रहे हैं। समय लगता है हर चीज़ के लिए, लेकिन अभी काफ़ी जो पिछले 2-3 महीने में चेंजेस आए हैं और आएंगे और यहाँ फैकल्टी का भी जो है अब हम प्रयास कर रहे हैं कि इनके प्रमोशंस जो हैं वो प्रमोशन, ये रजिस्ट्रार साहब हैं, प्रमोशंस जो है वो हों और नए अपॉइंटमेंट्स भी हों, उसका प्रयास करेंगे। थोड़ा बहुत जो है कानूनी झंझटें भी आती हैं, उनको हमें ओवरकम करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि यूनिवर्सिटी जो है वही पूरा विभाग के बजाय वो करेगी रिजर्वेशन का, है ना, तो हमें तो रिजर्वेशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है ना। तो अब मेरे ख्याल से हम यहाँ पर भी कुछ कर पाएंगे साथ। यानी आप भी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं? हाँ, हम यहाँ पर ही नहीं, सारे भारत के विश्वविद्यालयों में आवश्यकता महसूस कर रहे हैं कि जो पद रिक्त हैं वो भरे जाएं। लेकिन हमें कानून सम्मत तरीके से भरना पड़ता है ना, नहीं तो आजकल लोग जो है कोर्ट में चले जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो लगा देते हैं ना, RTI लगा देते हैं, तो हमें सबको ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय में काफ़ी पोटेंशियलिटी है, गौरवशाली इतिहास रहा है और भविष्य भी इसका काफ़ी उज्जवल होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। पहले भी लोग यहाँ आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्या प्रभाव पड़ेगा आज के परिवेश में? तो ये तो विश्व का केंद्र है, कोई भारत का ही केंद्र नहीं है नालंदा, और यहाँ पर इसकी शोभा बढ़े इसके लिए एक ज़रूरी बात है कि फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मिनिमम चीज़ है ये। और हम लोग तो आते हैं इसीलिए जहाँ पर एक से एक ऐसे विद्वान जो चीन में भी लोग उनको खोजते हैं, बाहर में भी खोजते हैं, इसलिए नालंदा बिहार बड़ा है लेकिन नालंदा शायद बिहार से भी बड़ा। देखिए, आज दुनिया को जिस प्रकार की जीवन दृष्टि की आवश्यकता है वह एशिया की दार्शनिक जीवन दृष्टि ही पूरी कर सकती है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, अहिंसा, सत्याग्रह और प्रकृति के अनुरूप जीवन प्रणाली आज संपूर्ण विश्व की आवश्यकता है। सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति का एकमात्र साधन है। दुनिया जिस प्रकार के युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, उसको सिर्फ भारत और एशिया में पनपी हुई अहिंसा मूलक, शांति मूलक जीवन प्रणाली ही प्राण दे सकती है। ये संपूर्ण जो दार्शनिक चर्चा है वो इसीलिए है कि किस प्रकार से एक संसक्त समाज दर्शन विकसित किया जा सके जो सभ्यतागत संकटों का मुकाबला कर सके। नालंदा पूर्व से ही विश्व का ज्ञान का केंद्र रहा है और फिर एक बार पूरी दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो क्या मैसेज जाएगा इसका? ये देखिए, नालंदा की ज्ञान परंपरा ही उत्तर है, इसलिए इस संकट के समय नालंदा की याद आना स्वाभाविक था। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद को, IPC को भी ये याद इसीलिए नालंदा की आई है। और नालंदा में एशियन फिलॉसफी कांग्रेस और इंडियन फिलॉसफी कांग्रेस का एनिमेशन करने का जो निर्णय हुआ, वो निर्णय इसीलिए था कि आज पूरी दुनिया को नालंदा वाली जीवन प्रणाली चाहिए, नालंदा वाली ज्ञान परंपरा चाहिए जो शांति, सहअस्तित्व और संसक्त समाज का निर्माण कर सके, पूरी दुनिया को सभ्यतागत संकटों से मुक्ति दिला सके। रास्ता एक ही है और ये रास्ता है कि सबको शांति में सब इशू को, सब समस्या को बैठ करके विचार करके फिर समाधान करना, इसका यही है मैसेज। तो क्या महसूस क्या कर रहे हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया के लोग आ गए हैं यहाँ, कुछ फल तो मिलना चाहिए इसका रिजल्ट? मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है कि इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट तो जरूर रहेगा। शांति का जो माहौल इधर पैदा हुआ है, जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, इसका तो सूक्ष्म स्तर में ज़रूर कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा।
जैसा कि आपने इसके थीम को देखा है, यह तो शांति के ऊपर ही स्थापित है और उसी पर आधारित है। तो संघर्ष हम कितना भी कर लें, अल्टीमेट समाधान उसका शांति ही है। और शांति का संदेश नालंदा हमेशा से देता आया है, चाहे वो प्राचीन विश्वविद्यालय हो, आज हो। नालंदा की धरती पे जो प्यार है, जो लोगों में, कोई बाहर से कोई अतिथि आते हैं उनको जिस तरह से सर आँखों पर बैठा कर रखते हैं और उनके प्रति जितना सौहार्द होता है, वह हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है और उसी से शांति पैदा होती है, उसी से सद्भाव पैदा होता है। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम वही संदेश फिर से देना चाहते हैं कि बंधुओं, चाहे कितना भी लड़ लो, कितना भी आतंक फैला लो, कितना भी बम गिरा लो, कितना भी युद्ध कर लो, अंततः शांति के टेबल पर ही बैठना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी और उसका समाधान शांति से निकलता है। दूसरे सत्र की शुरुआत है और किस चीज़ की शुरुआत हो रही है और क्या मैसेज है इसका? एशिया की फिलोसफीज पर चर्चा के बाद संपूर्ण भारतीय दर्शनों पर चर्चा करने का यह अद्भुत अवसर है। और जब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है टू रिजॉल्व द क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, तो भारतीय दर्शनों की आवश्यकता और उनका महत्व बढ़ जाता है। पिछले दिनों जब हमारे प्रधानमंत्री ने जापान में एक इंटर रिलीजियस डायलॉग को टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित करते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी और वह भारत के महत्व को दिखाने वाला है। द आइडियोलॉजी डिवाइड्स, फिलोसफी यूनाइट्स। तो पूरी दुनिया को अगर एक करना है तो दर्शन की आवश्यकता है, पूरी दुनिया को एक करना है तो भारतीय दर्शन की आवश्यकता है, एकात्म दृष्टि की आवश्यकता है। मनुष्य को एकात्म रूप समझने के तरीकों की ज़रूरत है और ये 93rd एनुअल कॉन्फ्रेंस में देश भर से आने वाले दर्शन के अध्येता, दार्शनिक चिंतक इसी दिशा में विचार करेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं? रजनीश कुमार शुक्ल, मेंबर सेक्रेटरी ICPR। और यह नालंदा की परंपरा को जीवित करने की बात हो रही है। जिस नालंदा की परंपरा को लेकर दुनिया की 1/3 आबादी शांति और सुख से जी रही है, हम भारतवासी उसको भूलकर फिर वहीं पे पहुंच गए हैं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हिंसा, बलात्कार था। और दुनिया के पूरे बौद्ध देश जो हैं नालंदा की संस्कृति का पालन कर इन सारे कुरीतियों से, विचारों से दूर हो गए हैं और वहाँ न जात की समस्या है, न धर्म की समस्या है, न बलात्कार की घटना मिलती है। तो प्रोफेसर RS भट्ट ने भी कहा कि हम उस परंपरा को फिर से आगे करें, जीवित करें, जिससे भारत में पूरे वर्गों में सामंजस्य हो और पूरी दुनिया में इसका मैसेज जाए। तो ये किस किस देश के लोग हिस्सा ले रहे हैं इसमें और क्या मैसेज लेके जाएंगे यहाँ? इसमें अमेरिका, कोरिया, वियतनाम, भूटान आदि देशों के लोग हैं और भारत के 100 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े प्रोफेसर आए हुए हैं जो अपनी बात दुनिया तक पहुँचाएंगे इस मंच से, जिससे नालंदा की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित हो। I'm Ravital, I'm from Israel, and I dealing with comparing riches between the Bible and the Buddhist study and philosophy. And my message is just comparing and combine between the West and the East, maybe bring us a better world. My message is that human beings are seeking prosperity and progress and development and good being. And any prosperity comes with peace and calmness and peaceful coexistence. Islam and other divine religions all call human beings for peace and prosperity and to live each other peacefully. Thank you. 5 दिन का कॉन्फ्रेंस है ना, ये 2 मिला के हो रहा है, एक एशियन फिलोसॉफिकल कॉन्फ्रेंस और इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस। तो एशियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस का मूल मैसेज जो है वो पीस के ऊपर है। पूरा दुनिया में जो टेररिज्म एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ना, एक माहौल जो फैला हुआ है टेररिज्म का, वहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है कि पीस के पथ अपनाया जाए। तो पीस के लिए हाउ वी कैन गो थ्रू दैट पथ, इज इट रिक्वायर्ड टू डे लाइफ? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड एवरीबॉडी
only not the philosopher. Every people of these countries require peace every time. So there are some messages and philosophy in our country as well. So Gandhi's philosophy is also there, non-violence and everything, ahimsa. So is it everything or 100% true that we can have to accept non-violence to overcome this type of controversy and terrorism? So we have to go to see that how we can be compare with the terrorism and with the peace, and we have to overcome that situation. जी मैं कलकत्ता से हूँ। मैं कलकत्ता के कॉलेज में पढ़ाती हूँ, विद्यासागर कॉलेज, और वो एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। आप बंगाल से आई हैं और यहाँ पूरे देश के लोग, एशिया महादेश के लोग आए हुए हैं, तो ऐसे में क्या महसूस कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, बेनिफिट तो ये है कि यहाँ पे बहुत ही विद्वान टीचर्स आए हुए हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि उनसे मिलना, और इस तरीके से जैसे प्रोफेसर SR भट्ट सर है, तो एक वो दर्शन के एक स्टॉलवर्ड फिलोसोफर्स में आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। तो यहाँ से यही प्रेरणा लेके जाएंगे कि हम लोग तो टीचर्स हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स भी आए हैं, तो यही प्रेरणा लेके जाएंगे कि हम लोग कुछ सीखे जाए, और प्लस सिर्फ अपने लिए नहीं, जाके समाज में लोगों को बता भी सके। जैसे मैडम ने कुछ देर पहले कहा कि शांति हर जगह हम लोग को चाहिए, चाहे वो परिवार हो या वर्क प्लेस हो या कहीं भी हो, एक समाज में, सोसाइटी में हम लोग को शांति चाहिए। तो वो शांति के खोज में आज मनुष्य इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो शांति हम लोग कहीं छोड़ आए हैं, और सब हर वक्त हम लोग हाय हाय करने लगते हैं कि शांति चाहिए, शांति चाहिए। पर ये शांति तभी आ सकती है कि जब हम अपने में बदलाव लाए। कुछ सिर्फ बोलने से तो होगा नहीं, अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं हम लोगों की, वो जिम्मेदारी हम पूरा करें, तभी हम लोग एक समूह में एक शांति हम लोग को मिल सकती है। तो ये टीचर के नाते हम लोग की भी एक जिम्मेदारी है कि जो लोग सिर्फ दर्शन के नहीं, जो दर्शन के बाहर में भी है, फिलॉसफी के जो स्कोप के बाहर में भी है, उन्हें भी ये बात हमें समझानी चाहिए कि आज जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। हर तरफ जो दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, रिसेंटली जो आपका पुलवामा में हुआ, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग की यही प्रयास है कि हम लोग सीखें, प्लस हम लोग के माध्यम से और भी जो कुछ लोग हैं वो भी उसमें से कुछ पाए। कहाँ से हैं? मैं तो सिवान बिहार से ही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या मैसेज जाएगा ये जो सम्मेलन हो रहा है इसके माध्यम से? इसके माध्यम से अभी आप जैसा देख रहे हैं कि देश में बहुत क्योस एंड कन्फ्यूजन है, तो लोगों में शांति को कैसे स्थापित किया जाए, लोगों में पीस कैसे स्थापित किया जाए, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, और ये विचार लोगों में प्रसारित करने की कोशिश करेंगे कि जिसको अर्न करना है वो अर्न करो, लेकिन ईमानदारी से अर्न करो और ऑनेस्टी को मेंटेन रखो, क्योंकि विदाउट ऑनेस्टी नथिंग कैन बी डन। तो समाज में किस तरह शांति को स्थापित किया जाए, ये हम लोग का मुख्य लक्ष्य है, और दर्शन का भी यही उद्देश्य होता है कि समाज में लोगों में ईमानदारी को बढ़ाया जाए और शांति की स्थापना की जाए। हाँ, वो उसका जो मेन थीम है, उसका मेन थीम है तो यूनिवर्सल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति फैलाना सारा देश में, सारा कंट्री में। सो जो थ्योरी है, फिलोसॉफिकल थ्योरी, और हाउ कैसे हम इसको वो तात्विक दिशाओं को कैसे हम व्यवहारिक दिशाओं से परिवर्तन करके लोगों के बीच में शांति बनाए रख सकते हैं, वही हमारा मेन थीम है। ये गांधी का देश है, धर्म ऐसा चीज़ है, ये अंतरात्मा का चीज़ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन एक ही ईश्वर का संतान है। इस भावना ये कॉन्फ्रेंस में सारा विश्व में पहुँच देने की कोशिश किया। शांति के लिए एकात्म मानव सेवा खूब ज़रूरत है। मैं धनबाद से आई हूँ, BBM के यूनिवर्सिटी से आई हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर ताप्ती चक्रवर्ती। डॉक्टर ताप्ती चक्रवर्ती। ताप्ती चक्रवर्ती। ये जो कॉन्फ्रेंस में आप आई हैं, ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या मैसेज जाएगा दुनिया को, जब आतंकवाद पूरी दुनिया? पीस के लिए ही है, पीस हम लोग ये कर रहे हैं। और मैं जो आज एंडोमेंट लेक्चर है मेरा एंडोमेंट लेक्चर है इंटरफेथ हार्मनी इन अ मल्टी फेथ सोसाइटी।
मैं एंडोमेंट लेक्चर दूँगी। तो देखिए ऐसा है कि हमारा अभी जो है क्राइसिस, द मेन क्राइसिस वी आर फेसिंग, पीस इज नोवेयर। सो वी आर trying to get it back, and how we can get it, there are several things, several reflections by different philosophers. हिंदी में बोलिए, हिंदी में, इंग्लिश नहीं लेगा चैनल हमारा। अच्छा, हिंदी में ही बताए, क्या क्या मैसेज जाएगा ये बताए हिंदी में। मैसेज हम लोग जैसे यहाँ पे पीस रहे, शांति बना रहे, उसके लिए हम लोग की ये कोशिश है। इससे मैसेज तो यही जाएगा कि मतलब जो अभी जो पीस, जो क्राइसिस वर्ल्ड में अभी चल रहा है, तो वो उस पीस को किस तरह से हम मतलब जो पहले जो भारत का एक मुख्य विषय जो रहा है पीस, वर्ल्ड में पीस बनाए रखने का, उसको फिर से रिवाइव कैसे किया जाए, उस पर दोबारा से मतलब लोगों का ध्यान आकर्षित हो सकता है। और इस पर बात लोगों को इस पर ध्यान जाने का एक ये मौका, सुनहरा मौका जो अभी इंटरनेशनल जो हो रहा है मंच से अभी पीस उस पर, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा पूरा वर्ल्ड पे, जो ये नव नालंदा की मंच से जा रहा है। तो मेरी ओर से मैं समझता हूँ कि एक पीस को किस तरह से, जो भारत एक पीस का जो कंट्री रहा है पहले से, वो मतलब किस तरह से पीस को लेके वर्ल्ड में किस तरह से लीड रोल प्ले कर सकता है। तो कहाँ से आई हैं? मैं JNU दिल्ली से आई हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में रिसर्च स्कॉलर हूँ। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे स्कॉलर्स मिलते हैं, आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो और बहुत वेल ऑर्गेनाइज था इस साल का इवेंट, जगह भी बहुत सुंदर है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या मैसेज क्या गया है? मैसेज यही है कि जितने और भी स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एमिनेंट थिंकर्स हैं कंट्री के, वर्ल्ड वाइड, एशिया वाइड, वो सारे को यहाँ पे आना चाहिए और इसको और प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू। तो पीस के बारे में क्या मंथन हुआ? पीस, मेरे लिए पीस का डेफिनेशन कुछ नहीं है। पीस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। किसी के लिए शोर भी पीसफुल होता है, किसी के लिए शोर पीसफुल नहीं होता है, दोनों तरफ से है। तो पीस, गुडनेस, ये सब डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, बहुत सब्जेक्टिव फीलिंग्स है, ये सब इमोशंस है बेसिकली, स्टेट ऑफ बीइंग, ये मेरे लिए पीस का डेफिनेशन है। हम बम्बई यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी डिपार्टमेंट से आई हुई है, और यहाँ जो हम विश्व शांति और जो प्रॉस्पेरिटी यानी संपन्नता, उसके ऊपर जो यहाँ बड़ा सेमिनार हो रहा है नालंदा महाविद्यालय, नव नालंदा महाविद्यालय में, उसमें हमने पार्टिसिपेट करके अपने प्रबंध, अपने विचार, उसको हमने यहाँ पे सबके सामने रखे हैं। और ये यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्टेट से आए हुए स्कॉलर्स थे, ज्ञानी लोग थे, इस विषय पे बहुत अच्छी चर्चा और संवाद हुए हैं। और हमें बहुत आनंद है कि हम यहाँ पे ये जो ज्ञान का क्षेत्र है, यहाँ हम आके वापस जा रहे हैं बहुत खुश होके, और कुछ हम लेके जा रहे हैं हमारे साथ, हमारे बहुत बड़े अच्छे अनुभव और जो ज्ञान मिला है उसको हम लेके जा रहे हैं, और हमें बहुत खुशी है। हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसे और चर्चाएं, महासत्र और जो भी सेमिनार हो जाए, और विश्व शांति के लिए हम दोबारा प्रार्थना करते हैं। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? यहाँ की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। हर एक जो यहाँ के जो कार्यकारी है, अधिकारी है, वो सभी लोग तत्परता से हमारी जो सेवा है, हमारे जो प्रबंध है रहने का, खाने पीने का, और हमारे जो जहाँ हमें उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने सब अच्छी तरह निभाया है, और बहुत अच्छी तरह प्लानिंग था और सुविधाएं थी, और हम बहुत खुश होके यहाँ से सेटिस्फाई होके जा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, हाँ, क्या महसूस किया आपने? क्या मैसेज जाएगा इससे देश दुनिया? पहली बार मैं मेरे बारे में कहता हूँ, मैं फ़िलोसॉफी का सब्जेक्ट का नहीं हूँ, और मैं केमिकल टेक्नोलॉजिस्ट इंजीनियर हूँ। तो बात ऐसी है कि फ़िलोसॉफी में जानकारी तो सबको होनी चाहिए, और आपने देखा होगा जग भर में जो फाइनल डिग्री मिलती है वो फ़िलोसॉफी में होती है, जो हम PhD बोलते हैं ना, वो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी बोलते हैं, इन्हें उसमें वर्ड आता ही है, आप समझ गए ना। तो यहाँ सब तरीके के सब विषय पर तत्वज्ञान में बातचीत हो गई, एक तरफ से इंटरैक्शन हो गया, बहुत नॉलेज मिल गई। मैं साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, और हम सब सोचते हैं ऐसे कि ये फ़िलोसॉफी में कुछ तो साइंस भी आना चाहिए, तो साइंस का कुछ तत्व या कुछ तो होना चाहिए, ताकि ये फ़िलोसॉफी और प्रगत और स्ट्रांग हो जाए। ये हमारी
क्या नाम लिखते हैं? प्रोफेसर शनॉय। देखिए, हमारी ये 2 कॉन्फ्रेंसेस कंबाइंड हुई थी, एक एशियन फिलोसफी कांग्रेस और दूसरा इंडियन फिलोसफी कांग्रेस। दोनों का कॉमन थीम था और वो था कि हम कैसे शांति प्राप्त कर सकें, अशांति के माध्यम में जो रुकावटें हैं उनको कैसे दूर कर सकें और शांति स्थापित करके कैसे हम सारे विश्व में समृद्धि ला सकें। तो शांति और समृद्धि ये 2 हमारे मुख्य विषय रहे हैं और ये बतलाया गया है कि हमें व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का उत्थान करना चाहिए। समाज में सामरस्यता हो, विश्व का कल्याण हो, तभी शांति हो सकती है और तभी समृद्धि हो सकती है। यह हमारी चर्चा का निचोड़ है। तो फिर भी जितने विद्वान आए सभी इसी विषय पे चर्चाएं हुई। एक ही विषय पर अलग अलग दृष्टियों से विचार हुआ है। किसी ने अपने स्वयं के विचार प्रस्तुत किए हैं, किसी ने दूसरे विद्वानों के विचार प्रस्तुत किए हैं। दृष्टिकोण भी अलग अलग रहे हैं। किसी ने वैयक्तिक दृष्टिकोण से, किसी ने सामाजिक, किसी ने राष्ट्रीय, किसी ने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से विचार किया है। वैश्विक दृष्टि से भी विचार हुए हैं। जो आतंकवाद है अभी, हाँ, आतंकवाद जो है वह जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उसका निवारण होना चाहिए और उसके लिए यही है कि परस्पर आपस में चर्चा हो। लेकिन विश्व में जब तक सामाजिक समरसता नहीं होगी और विषमता का समापन नहीं होगा तब तक इस प्रकार के आतंकवाद रहेंगे। तो विषमता को दूर करना और शिक्षा, सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है शिक्षा के ऊपर कि उचित शिक्षा जो है सबको मिलनी चाहिए शांति के लिए और परस्पर सौहार्द के लिए। जहाँ तक उस संदेश की बात है, क्योंकि एक ऐसा विषय है शांति जिसकी आवश्यकता पूरे विश्व को है। मैंने पहले भी अपने उद्घाटन भाषण में भी कहा था कि शांति हमारे अंदर है और शांति हमारा साधन भी है और शांति हमारा साध्य भी है। तो शांति की आवश्यकता तो सबों को है, चाहे कितना भी लोग लड़ लें, लेकिन अंततः उस ऐसे टेबल पर बैठना पड़ता है जहाँ पर फिर बैठकर बातचीत यही होती है कि हम लोग शांति की स्थापना कैसे कर सकें। शांति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी देश ये नहीं चाहता कि हम लड़ करके रहें, क्योंकि भगवान बुद्ध की बात, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म का दर्शन का विद्यार्थी हूँ, तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि जयं वीरं पशवति दुखं सेति पराजितो उपसंतं सुखं सेति हित्वा जय पराजय। विजय वैर को उत्पन्न करती है और जो पराजित होता है दुख भोगता है, दुखी रहता है। लेकिन जो जय पराजय को छोड़ करके शांत हो गया है वही सचमुच सुख भोगता है। तो यह तो मूल संदेश है भगवान बुद्ध का है। भगवान बुद्ध हमारी परंपरा के हैं, सनातन परंपरा के, भारतीय परंपरा की देन है। चाहे भगवान बुद्ध हों, भगवान महावीर हों, भगवान कृष्ण हों, सब जो महाभारत का भी युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने सारे उपाय अपनाए कि युद्ध को कैसे टाला जा सकता है और शांति कैसे स्थापित की जा सकती है। लेकिन शांति स्थापित नहीं हुई और महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हो गया, 18 दिनों तक चला, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। तो अंततः हमें शांति की ओर ही लौटना पड़ेगा, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में शांति हो या आध्यात्मिक शांति की बात हो या परम शांति की बात हो। इसलिए यहाँ पर जिन विद्वानों ने चर्चाएं की कि शांति की स्थापना कैसे की जा सकती है, तो निश्चित रूप से यह एक पूरे संपूर्ण संसार को एक संदेश देता है कि शांति की क्या आवश्यकता है। और ख़ास करके जब परमाणु युद्ध का जो और विभिन्न देशों के पास है भंडार हैं, वो कब कोई बम फोड़ दे और इससे कितना विनाश हो जाए, तो शांति की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं और होनी चाहिए। और इस प्रकार के जो आयोजन हैं जहाँ पर कि लोग विद्वान लोग जिनके लोग अपेक्षा से देखते हैं कि लोग ये क्या संदेश देंगे, क्या संसार पे विचार क्या जाएगा, तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का जो पूरे एशियाई सम्मेलन था और शांति के ऊपर केंद्रित था, इसका बड़ा ही बहुत महत्व है। जो आपका कॉन्फ्रेंस आज समापन हुआ, क्या आउटपुट निकला इसका? देखिए, इसका पहले तो मैं इसका उद्देश्य बता दूं।
ये शांति और समृद्धि भारत एशिया के परिप्रेक्ष्य में, इस पर हम लोगों ने बात की है। आज भारत से लेकर हमारे पड़ोसी देशों के बीच जो स्थिति है और शांति की जो स्थिति है, खास करके हमारा पड़ोसी मुल्क अज्ञानता के दौर से गुजर रहा है और उस कारण से हमारे कुछ राज्यों में, खासकर जम्मू कश्मीर में अशांति का माहौल है, अशांति फैला हुआ है। हम अपने पड़ोसी देश से भी आग्रह करते हैं कि वो शांति और समृद्धि के मार्ग को अपनाएं, खुद भी शांत रहें और हमें भी शांत रहने दें। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है, वहाँ भी अशांति का माहौल है और हमारे पड़ोसी देश की क्या भूमिका है, इसको भी आप देख सकते हैं। हमने एशिया से आए हुए हम सारे प्रतिनिधियों ने एक स्वर से इस बात पर जोर डाला कि एशिया में और भारत में शांति और समृद्धि स्थापित होनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न प्रकार के शोध पत्र प्रस्तुत किए गए और इस पर विशद चर्चा हुई। हमारे सभी पड़ोसी मुल्कों से, एशिया के सभी मुल्कों से हमारा आग्रह है, हमारी गुजारिश है, बीइंग ए लोकल सेक्रेटरी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग ए लोकल सेक्रेटरी ऑफ दिस इवेंट, कि हम लोग जो हैं शांति और समृद्धि के लिए आगे बढ़ें और एक दूसरे के प्रति राष्ट्रीय वैमनस्यता है उसको त्यागें और हम सब मिलजुल करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, शांति और समृद्धि लाने का प्रयास करें, एक स्वस्थ, समृद्ध और शांत एशिया का निर्माण करें, एक स्वस्थ, समृद्ध और शांत विश्व का निर्माण करें। ये मैसेज यहाँ से गया है। मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इसका ऑर्गेनाइज किया। वो कुलपति जी ने बहुत अच्छा, लाभ साहब मेरा दोस्त है, उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम भी किया है और वो एकेडमिकली बहुत अच्छा था। जितना सेशन हुआ, मैंने 3 सेशन में प्रिसाइड किया, एशियन फिलोसफी में इधर भी, और एंडोमेंट लेक्चर भी दिया, लेकिन एकेडमिकली बहुत साउंड था। और क्या पूरा देश से, बाहर से भी कुछ लोग आए हुए हैं, उन लोगों ने भी इस पर बहुत अच्छा पेपर प्रेजेंट किया, डिस्कशन किया। तो ये एक सारा वर्ल्ड जो क्राइसिस है पीस का, इस बारे में, और ये 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी चल रहे हैं, तो पीस का जो क्राइसिस है कैसे होगा, उसका फिलोसफी के साथ में हम लोग इसका चर्चा किया यहाँ। और 5 दिन से जो इंतज़ाम किया था, इन्होंने बहुत अच्छा से इंतज़ाम किया। और जो टीचर लोगों ने भी है, स्टूडेंट जो है, उन्होंने हमारा साथ भी बहुत टॉपिक लेके डिस्कस किया था। हम तो शांति निकेतन से आए हुए हैं, वहाँ का प्रोफेसर हूँ फिलोसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन का। तो हमको लगा जो ये बुद्धिज़्म का जगह है, गौतम बुद्ध का जगह है, यहाँ जो नोशन है पीस का सबसे अच्छा अहमियत यहाँ से मिल सकते। सारा दुनिया भर जो पीस का क्राइसिस चल रहा है, हमको लगा इस 5 दिन के समारोह में हम लोग को ऐसे नतीजे में पहुँचे। हम सब भी चाहते हैं जो पीस सब हर जगह में ठीक से, या इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, दोनों साइड से हमारे समाज में, देश में, या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी पीस को इस्तेमाल करने की कोशिश जारी है। और हम लोग लगता है 5 दिन के समारोह में इसमें हम लोग वो सक्सेसफुल हो गया हमारा। ये संगोष्ठी में हम लोग आया ना, एशिया फिलोसफी कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन फिलोसफी कांग्रेस 93rd सेशन में। ये तो बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए फेमस प्लेस है। अभी पूरा एशिया को जो सेंटर हो गया ये नालंदा, नवनालंदा महाविहार, इतना अच्छा ढंग से ये लोग किया। ये बहुत आंतरिक भी है, एकेडमिक स्टैंडर्ड भी बहुत हाई रखा है और हॉस्पिटलिटी बहुत कंफर्टेबल है। तो ये लेकर हमारा भारतीय जो चिंतन है वो नाना श्रवण मनन निधिध्यासन, हमारा भारतीय जो विद्या चर्चा है, मैं सोचता है कि वो बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसा जो संगोष्ठी होना चाहिए। ये बहुत आदर्श प्लेस है, तो बहुत अच्छा ढंग से ये लोग किया, सबको हम बधाई दे रहा है। नालंदा महाविहार में एशियन फिलॉसफी कॉन्फ्रेंस और इंडियन फिलॉसफी कांग्रेस का समापन हो गया, जिसमें भारत और संपूर्ण विश्व से संबद्ध जो आज शांति विषयक समस्या हो रही है उस पर विचार हुआ और देश दुनिया के सारे विद्वानों ने इस बात पर बात की
कि इसको कैसे समाप्त किया जाए। समाप्ति में नालंदा परंपरा की बात हुई, भारतीय दर्शन की बात हुई, भारतीय दर्शन ने दुनिया में शांति स्थापना के लिए क्या क्या योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि यहाँ से शिक्षा का प्रसार हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई जो मानव सभ्यता के इतिहास में अनूठा है, और इसके बाद दुनिया में हजारों विश्वविद्यालय बने। संयोग से इस बात पे भी चर्चा हुई कि नालंदा आज तक नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय नहीं बन पाया है। इसके लिए समस्त भारत और दुनिया के विद्वान जो हैं सरकार से विचार करने के लिए प्रार्थना पत्र भेजे, उनसे अनुरोध करें कि नव नालंदा महाविहार को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, जिससे एक विश्वविद्यालय प्रणाली जो पूरी दुनिया में गई वहाँ उसके मूल स्थल में विश्वविद्यालय की शुरुआत हो सके। अंत में मैं कहूँगा कि एक 3 दिवसीय संगोष्ठी हुई जो गांधी दर्शन और गांधी के विचारों के अनुरूप भारतवर्ष की जो संकल्पना ली गई थी उसके अनुरूप भारत में गांधीवाद के प्रसार करने से भारत में समता, वैचारिक वैमनस्य, जातिवाद की समस्या, इन समस्याओं को गांधी दर्शन के माध्यम से दूर करने का मार्ग सुझाया गया और सरकार को इसके लिए यह पत्र भेजने का निर्णय किया गया कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें बताया जाए कि गांधीवाद आज की समस्याओं से कैसे निजात दिला सकता है।